हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली क्लास में फर्स्ट क्लास जो हमारी थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, इसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था और भी काफी चीजें हमने पढ़ी थी। अभी तक जिन जिन कैंडिडेट्स ने क्लास को जाके नहीं देखा है तो प्लीज जाकर क्लास को देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है आपका डिसीज। ठीक है, डिजीज क्या होती है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं डिजीज के, थ्योरीज कौन कौन सी आई है डिजीज को लेकर, उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिसीज क्या है, डिसीज क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले डिजीज की। DISEASE। ठीक है, डिजीज क्या होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिसीज दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है डिस। डिस मतलब क्या होती है, डिफिकल्टी। क्या होती है, डिफिकल्टी। और ईज, ईज मतलब क्या होती है, कंफर्ट। कंफर्टनेस। अगर किसी व्यक्ति की कंफर्टनेस में डिफिकल्टी हो जाए, यानी कि मैं कंफर्ट हूं बिल्कुल इस वक्त पे, तो मुझे डिफिकल्टी नहीं है, यानी कि डिसीज नहीं है। अगर यही कंफर्टनेस में किसी पर कोई दिक्कतें होती है, कोई परेशानी होती है और मेरी कंफर्ट लेवल जो है खराब हो जाती है और मैं परेशान हो जाता हूं, तो वो क्या होती है, डिफिकल्टी, यानी कि डिसीज कॉज हो जाती है। यानी कि कंफर्टनेस में डिफिकल्टी आ जाए तो उसे डिसीज कहते हैं। समझ में आया। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, थ्योरीज। थ्योरीज, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज की। थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज। डिसीज की थ्योरी क्या होती है और डिसीज कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसमें बात करें, सबसे पहली जो थ्योरी आई थी हमारी वो थी सुपर नेचुरल थ्योरी या सुपर नेचुरल थ्योरी। कौन सी थ्योरी, सुपर नेचुरल थ्योरी। ठीक है, अब सुपर नेचुरल थ्योरी में क्या चीज कही गई थी इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सुपर नेचुरल थ्योरी में क्या कहा गया था। तो सुपर नेचुरल थ्योरी में कहा गया था, सबसे पहले तो बात करते हैं कि मोस्ट एंशियंट थ्योरी है, यानी कि सबसे पुरानी थ्योरीज को माना जाता है। इसमें कहा गया था कि जो बीमारी है, जो डिसीज है, वो किसके द्वारा कॉज होती है, कॉज्ड बाय इविल, यानी कि भूत प्रेत, घोस्ट, या फिर ब्लैक मैजिक। यानी कि कोई बीमारी जो होती है ना, वो भूत प्रेतों के द्वारा कराई जाने वाली एक बीमारी है, या भूत प्रेतों की बीमारी है, ब्लैक मैजिक, काले जादू की बीमारी है। इस थ्योरी को नॉट एक्सेप्टेबल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि ऐसी थ्योरी जो कभी एक्सेप्ट नहीं की गई समाज के द्वारा, नॉट एक्सेप्टेबल थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी जो है नॉट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, कभी भी समाज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई, तो इसे कहते हैं अपन सुपर नेचुरल थ्योरी। यानी कि सुपर नेचुरल पावर्स कुछ ऐसी हैं, जैसे भूत प्रेत ब्लैक मैजिक हो गया, जिसकी वजह से इंसान के अंदर ये बीमारी पैदा होती है। यानी कि भूत प्रेत लग जाता है ना किसी को, तो उसकी वजह से कोई बीमारी आपको होती है। ये सुपर नेचुरल थ्योरी थी, जो कि बहुत ही पुरानी थ्योरी कह गई है बीमारी को लेकर। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट थ्योरी की, कि नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है, उसके बारे में डिस्कस हम कर लेते हैं। तो जो दूसरी थ्योरी है हमारी, पहली थ्योरी थी सुपर नेचुरल थ्योरी, जो दूसरी थ्योरी है हमारी वो है आपकी जर्म थ्योरी। क्या थ्योरी, जर्म थ्योरी।
अब जर्म थ्योरी क्या कहती है, इसको हम देख लेते हैं। तो जो जर्म थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? जर्म थ्योरी गिवन बाय लुईस पाश्चर। किसके द्वारा दी गई थी? लुईस पाश्चर के द्वारा दी गई थी। और बात करें इस थ्योरी की, तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ऐसे कहती है कि जो थ्योरी है ना, ये कहती है कि आपकी जो बीमारियां होती है ना, ये बीमारी क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, इन वजह से होती है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा था कि जो बीमारी है आपकी, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो आपके बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इसकी वजह से होती है। इसी थ्योरी को फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी भी कहा जाता है। इस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीसरी चीज क्या है, इसमें कहा गया था जो डिजीज है, इट्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके द्वारा कॉज होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, ये कहा गया था। लेकिन दोस्तों ये थ्योरी, दिस थ्योरी इज नॉट वर्क, या फिर बात की जाए एप्लीकेबल ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। यानी कि थ्योरी जो होती है ना, ये कम्युनिकेबल डिसीज पे तो वर्क करती है। इन्होंने बताया था कि जो डिजीज है ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से देखने को मिलती है। लेकिन बात की जाए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की, जैसे कि आपकी हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज मलाइटस हो गई, ये सब क्या होती है? ये तो कोई कम्युनिकेबल डिसीज के एग्जाम्पल नहीं है। तो फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्यों होती है अपन को? यहाँ तो कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म काम नहीं करता। तो ये जो थ्योरी थी, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पे वर्क नहीं कर पा रही थी, आपकी जर्म थ्योरी। ठीक है, इसलिए ये भी कहीं ना कहीं जो है आपकी एक कमी रही थी इसको बताने में कि जो बीमारी है वो क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी तो एक बीमारी है, वो कैसे होती है फिर? तो ये भी एक थ्योरी दी गई थी डिसीज के बारे में। चलिए बात करते हैं थर्ड थ्योरी के बारे में। जो थर्ड थ्योरी दी गई थी बीमारी को लेकर, वो क्या थी? तो जो थर्ड थ्योरी दी गई थी उसको बोलते हैं अपन ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी। अब ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी के अंदर क्या कहा गया है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो ग्रीक ह्यूमरल थ्योरी थी ना आपकी, ये क्या कहती है? ये कहती है कि देर आर फोर फ्लूइड्स, चार प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं बॉडी के अंदर। देर आर फोर फ्लूइड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। क्या है? चार प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। कौन कौन से फ्लूइड है वो? पहला फ्लूइड तो है आपका ब्लड, जिसको अपन, जो कि हीट जनरेट करता है। क्या करता है?
हीट जनरेट करता है। दूसरा फ्लूइड है आपका प्लेज्म, जिसको अपन लंग्स के अंदर होता है ये, ठीक है। तीसरा होता है फ्लूइड आपका बॉडी के अंदर, वो होता है ब्लैक बाइल, जिसको अपन जो कि किडनी के अंदर, और आपकी क्रिएटिनिन, ये फ्लूइड आपके ब्लैक बाइल होते हैं। और चौथा होता है आपका येलो बाइल, जो कि लीवर के अंदर पाया जाता है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो 4 प्रकार के फ्लूइड्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं ना, अगर इन फ्लूइड्स के अंदर किसी प्रकार का कोई भी इम्बैलेंस हो जाता है चारों फ्लूइड के बीच में, तो इस वजह से जो है इंसान को बीमारी देखने को मिलती है। यानी कि उन्होंने कहा था कि इम्बैलेंस बिटवीन दीज 4 फ्लूइड्स कॉज डिसीज इन बॉडी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थ्योरी थी आपकी ग्रीक ह्यूमेरल थ्योरी। चलिए बात करते हैं 4th नंबर ऑफ थ्योरी की, कि 4th नंबर ऑफ थ्योरी आपसे क्या कहने वाली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी चारों थ्योरी में, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, और इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे भी। ये कौन सी थ्योरी है आपकी? ये थ्योरी है आपकी एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी। अब एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी जो है ना, या फिर इसको आप कह सकते हैं, एक और नाम इसका ये है आपका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी, इस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी या एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी क्या होती है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है। तो बात करें फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी की, वो कौन है आपके? वो है आपके जॉन स्नो। वो है जॉन स्नो इज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक डायग्राम बनाते हैं आपके सामने, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये क्या है, किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, आपने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड तो पढ़ा ही होगा। ये आपका ट्राइंगल होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 प्रकार के पॉइंट पाए जाते हैं जो बीमारी कॉज करते हैं। सबसे पहले होता है एजेंट, दूसरा होता है एनवायरमेंट, दूसरा होता है होस्ट, और तीसरा होता है आपका एनवायरमेंट। अगर इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन सही से रहा, चाहे से बात कर ले आपके एजेंट की, या फिर बात करें आपके होस्ट की, या बात करें आपके एनवायरमेंट की, अगर इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन सही से रहता है तो आपकी बीमारी कॉज हो सकती है, डिजीज कॉज हो सकती है।
अगर ये तीनों चीजें आपस में काम करेगी सही से, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ये तीनों ही चीजें जो है रेस्पॉन्सिबल होती है इंसान के शरीर में बीमारी कॉज कराने के लिए। अब कैसे होती है कॉज, कैसे क्या करती है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो ये है कि टू स्टार्ट द डिसीज, किसी भी डिसीज को स्टार्ट करने से पहले, टू स्टार्ट द डिसीज देयर शुड बी फेवरेबल क्या है, कोई भी डिसीज कॉज होने के लिए फेवरेबल कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एंड इंटरेक्शन होना जरूरी है किसके बीच में, बिटवीन एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। वही चीज जो मैंने बोली थी आपको, वही चीज मैंने इसमें बता दी। ठीक है, किसी भी डिजास्टर को स्टार्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन और इंटरेक्शन होना जरूरी है, एजेंट का, होस्ट का और एनवायरमेंट का। अब हम समझेंगे कि एजेंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप समझिएगा, एक एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजेंट के बारे में। एजेंट क्या होता है, तो बात करें, एजेंट वो होता है वो कॉज द डिसीज, जो कि डिजीज कॉज कराता है, क्या होता है, वही एजेंट होता है। अब कितने प्रकार के एजेंट होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले एजेंट जो होता है वो होता है आपका बायोलॉजिकल एजेंट। दूसरा होता है आपका फिजिकल एजेंट। तीसरा होता है आपका न्यूट्रिटिव एजेंट। ठीक है, चौथा होता है आपका केमिकल एजेंट। पांचवा होता है आपका सोशल एजेंट। ठीक है, तो ये आपके एजेंट होते हैं। अब इन एजेंट्स में से भी मैं आपको बताऊं कि बायोलॉजिकल एजेंट का क्या एग्जाम्पल है, फिजिकल एजेंट का क्या एग्जाम्पल है, न्यूट्रिटिव एजेंट का क्या एग्जाम्पल है, और सोशल एजेंट का क्या एग्जाम्पल है। तो बात करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट जो कि बीमारी कॉज कराते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई या फिर एटसेट्रा, और भी कीटाणु जीवाणु जो भी हो सकते हैं, वो कौन से होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट। दूसरा आता है आपका फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में देखो क्या सकता है, एक तो कोल्ड हो सकता है, ठंड लगती है इंसान को बीमारी हो सकती है, ज्यादा हीट है, गर्मी है तो बीमारी हो सकती है। ठीक है, या फिर आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो बीमारी हो सकती है, या एटसेट्रा और भी कारण हो सकता है जिससे बीमारी हो जाए। जी क्या है, फिजिकल एजेंट। अब न्यूट्रिटिव एजेंट की बात करें तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, उसकी वजह से बीमारी हो सकती है, प्रोटीन की कमी हो गई,
फैट की कमी हो गई, ठीक है, विटामिन की कमी हो गई, या फिर एटसेट्रा और भी कुछ न्यूट्रिटिव चीजों की कमी हो जाती है तो आपको बीमारी हो सकती है, वो आता है न्यूट्रिटिव एजेंट। ध्यान रखना, एजेंट ऐसी चीजें होती है जो कि डिजीज को कॉज करा रही है, फिजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिटिव एजेंट। अब हम बात करते हैं केमिकल एजेंट की। इसमें अगर बॉडी की मात्रा में बॉडी में आपकी यूरिया की मात्रा ज्यादा हो गई, ठीक है, मेटल की मात्रा ज्यादा हो गई, ये बॉडी में आपकी बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो गई, तो इस वजह से भी आपको बीमारी हो सकती है। सोशल एजेंट कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं तो बीमारी हो सकती है, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, या ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, या फिर ड्रग्स का अब्यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से भी आपको बीमारी हो सकती है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एजेंट। क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एजेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं होस्ट की, ठीक है, अब बात करते हैं होस्ट की। उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये जो एजेंट है इसका कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। करता क्या है ये, इसके बारे में डिस्कस हम कर लेते हैं। देखिए, जो आपका इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है, या तो ये टॉक्सिसिटी पैदा कर देते हैं बॉडी के अंदर, क्या कर देते हैं, टॉक्सिसिटी पैदा कर देते हैं, या फिर आपकी पैथोजेनिसिटी कर देते हैं, ठीक है। या कर सकते, पैथोजेनिटी मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिसीज। पैथोजेनिटी मतलब होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये डिसीज को कॉज कर दे या डिसीज को प्रोड्यूस कर दे, उसे कहते हैं अपन पैथोजेनिसिटी। और एक होता है आपका वर्ड वायरुलेंस। क्या होता है वायरुलेंस। अब वायरुलेंस मतलब क्या होता है, पैथोजेनिटी मतलब तो ये डिसीज को पैदा कर देते हैं, इतनी क्षमता होती है। अब वायरुलेंस मतलब होता है कि डिग्री ऑफ पैथोजेनिटी, उसी बीमारी को किस लेवल तक वो किस डिग्री तक ले जा सकते हैं, उसे कहते हैं वायरुलेंस, कितनी क्षमता है उनकी ले जाने की। ये इन एजेंट्स का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो कि मैंने आपको बताया। मैं आपसे बात करता हूं सेकंड, होस्ट के बारे में। ठीक है, या फिर इसके अंदर दो चीजें और जोड़ लो आप, या फिर इनमें कितनी एबिलिटी रहती है, सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर रहने की कितनी क्षमता होती है इनमें, या फिर इनकी इन्फेक्टिवनेस, इन्फेक्ट करने की कितनी क्षमता होती है, ये भी जो है इन एजेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैरेक्टर होता है, ठीक है। सॉरी, दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा होस्ट के बारे में कि होस्ट क्या होता है, ठीक है। एजेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा होस्ट के बारे में। होस्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, होस्ट जो है, ये जो है वो होता है जिसके अंदर ये जीवाणु जाते हैं और पलते हैं, जो इन चीजों को ग्रहण करता है। जैसे कि इंसान जो है ना, उसकी बॉडी यानी एक होस्ट है,
ठीक है, क्योंकि ये बीमारी आएगी हमारे अंदर, हम इसको पनपेंगे, इसको ग्रहण करेंगे, अपने अंदर जीव बीमारी पैदा होगी, ग्रोथ करेगी, फिर हम किसी और व्यक्ति में उसको पहुंचाते हैं। ठीक है, तो होस्ट कौन है? वो हार्बर्स, हार्बर्स मतलब कि ग्रहण करना, जो कि बीमारी को ग्रहण करता है। द डिसीज एंड वेयर द एजेंट, और ऐसी जगह जहां पर एजेंट लिव्स रहता है, ग्रो करता है, एंड मल्टीप्लाई इन नंबर्स। ठीक है, यानी कि होस्ट एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा होता है बीइंग जहां पर वो बीमारी को ग्रहण करता है, और जहां पर एजेंट जो है आपकी बॉडी के अंदर आता है, रहता है, ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है अपने नंबर्स को, उसे कहते हैं होस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया हमको कि होस्ट ये होता है, अब हमको ये बताए कि कौन कौन से ऐसे होस्ट फैक्टर होते हैं होस्ट फैक्टर that is responsible for causation of disease। सर कौन से ऐसे होस्ट फैक्टर होंगे जो कि डिसीज को कॉज करते हैं? ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर एक चीज है आपका एज। अगर किसी इंसान की एज जो है वो ज्यादा होगी तो उनको बीमारी बहुत ज्यादा पकड़ती है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। सेक्स, कोई बीमारी मेल में ज्यादा फैलती है, कोई बीमारी फीमेल में ज्यादा फैलती है। या फिर जेनेटिक्स, अगर किसके पहले से जेनेटिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर बीमारी होगी होगी जैसे डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ये सब चीजें होती है ना, अगर चलती आ रही है डायबिटीज मेलाइटस तो आगे वाले होने वाली संतानों में भी हो जाती है, वो भी एक कारण बनता है, फैक्टर होता है बीमारी होने का। ये तो होगी आपकी पहली चीज। दूसरी चीज में बात करूं आपकी, तो वो क्या है आपकी प्रायर एक्सपोजर। अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी हो चुकी थी यही वाली, तो ये भी चांसेस होते हैं कि आपको बीमारी वापस से हो जाए। ठीक है, तीसरी चीज बात करें हम, वो क्या है आपका को इन्फेक्शन। वही पहले से इन्फेक्शन हो या फिर को इन्फेक्शन हो जाए। चौथी चीज वो है आपका इम्यून रेस्पॉन्स। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपकी बीमारी बहुत ज्यादा पकड़ेगी। इम्यून रेस्पॉन्स भी एक सबसे बड़ी चीज है। पांचवी क्या है, लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी नहीं है, बीमारी आपको फैल सकती है। चौथी, ब्लड ग्रुप भी एक सबसे बड़ा कारण होता है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। ब्लड ग्रुप भी एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी होने का, ये भी होस्ट फैक्टर आपका सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने होस्ट के बारे में। अब मैं आपसे बात करूंगा थर्ड पॉइंट, एनवायरमेंट के बारे में। ठीक है, ठीक है, अब एनवायरमेंट क्या है, वेयर द इन्फेक्शन विल ग्रो एंड स्प्रेड। एनवायरमेंट एक ऐसी जगह होती है ना जहां पर जो जो आपके इन्फेक्शन है
वो ग्रो करता है और उसके माध्यम से फैलता है। जैसे टीबी है, टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, वो आपकी पहले आप छींकेंगे खांसेंगे तो हवा में जाएगा, तो वहां पर क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, 1 से 2 कण मिलेंगे, 3 से 4 कण मिलेंगे, और वो जो है स्प्रेड होगा, दूसरा व्यक्ति सूंघेगा उसको, इनहेल करेगा, तो उसके अंदर बैक्टीरिया चला जाता है। तो एनवायरमेंट भी एक कारण होता है डिजीज को कॉज कराने का, सॉरी। चलिए अब बात करते हैं ये क्या था, वेयर द इन्फेक्शन ग्रो एंड स्प्रेड। ठीक है, चलिए कौन कौन से हो सकते हैं वो बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट हो सकता है जैसे कि आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, हाउसिंग हो गई। एयर साफ नहीं है, वाटर साफ नहीं है, घर की परिस्थिति साफ, घर साफ सुथरा नहीं है, या फिर घर की क्वालिटी है उसकी, हाउसिंग क्वालिटी सही नहीं है आपकी, तो ये भी जो है कारण बन सकती है एनवायरनमेंट के अंदर बीमारी कॉज होने की। दूसरी क्या है, वो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर एक जगह पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, जो जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, यानी कि एक रूम है जिसके अंदर एक ही व्यक्ति रह रहा है, जैसे कि मैं हूं, एक ही व्यक्ति रह रहा, तो मुझे चांसेस कम होंगे बीमारी होने के। लेकिन अगर मेरे साथ 5 लोगों को और इस रूम में रख दिया जाए, तो हो सकता है किसी व्यक्ति को बीमारी हो जो मुझे भी हो जाए, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, एक ही जगह पर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, तो वो भी एक सबसे बड़ा कारण होता है बीमारी को फैलने का। ठीक है, तीसरा होता है फिजिकल स्ट्रक्चर एंड एरिया। अगर कहीं का घर टूटा उटा है, खिड़की के अंदर जाली लगी हुई नहीं है, फिजिकल स्ट्रक्चर एरिया ठीक नहीं है, वहां पर साफ सुथरा नहीं है, पानी का भराव होता है, तो ये चांसेस है ना कि बीमारी हो जाए उस व्यक्ति को, डेंगू मलेरिया हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है एनवायरमेंट में। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड एरिया। अब आप क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, इसके बारे में बात हम कर लेते हैं। इंटरवेंशन आप क्या कर सकते हैं, तो बात करें इंटरवेंशन की। क्या कर सकते हैं इसको बेहतर बनाने के लिए, इसके बारे में बात हम कर लेते हैं। तो देखिए, इसको बेहतर बनाने का क्या, कैसे कर सकते हैं, इसको बेहतर हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको इम्प्रूव हाउसिंग क्वालिटी, अपने घर की जो हाउसिंग क्वालिटी है इसको ठीक करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान रखें। तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, रिमूव ब्रीडिंग ग्राउंड्स। अब रिमूव ब्रीडिंग ग्राउंड्स क्या है, देखिए, अगर एनवायरमेंट के अंदर कहीं पर पानी का जलभराव हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पर डेंगू मलेरिया के मच्छर पनपेंगे ही पनपेंगे। तो वो जो एरिया है वो क्या है, एक तरीके से ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है, एक से ज्यादा माइक्रोजम ग्रो होने का एक ग्राउंड बन चुका है, तो इसको रिमूव करो। पानी के गमले हुए, टायर हुए, या पानी भरा हुआ है तो उसको साफ करो, टंकियां हैं ढकी हुई नहीं तो साफ करें, तो वो रिमूव करना है। और चौथी चीज,
क्लीनिनेस, ठीक है, साफ सफाई का आप ध्यान रखें। तो ये क्या है, इंटरवेंशन आपके होते हैं इसके, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया आज इंपॉर्टेंट इसके बारे में भी, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं जो मैंने लिख रखे हैं आपके लिए, जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है कि विच डिसीज हैज हाईएस्ट फ्लोटिंग टिप। इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। देखिए आपने, हम पढ़ाएंगे आगे इसको, आइसबर्ग फिनोमिना के बारे में। आपने देखा होगा जब भी आप समुद्र में जाते हैं तो वहां पर जैसे बर्फ की चट्टानें आती हैं, तो बर्फ की चट्टानें जितनी आपको ऊपर दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा होनी बड़ी वो पानी के अंदर होती है। इसी तरह आप कहीं पर जा रहे हैं समुद्र में, आपको बर्फ का पहाड़ दिख रहा है, तो बर्फ का जो पहाड़ दिख रहा है वो क्या है, आप आंखों से देख सकते हैं उस चीज को, जो कि आपको नजर आता है। इसी प्रकार से कोई बीमारी वाला व्यक्ति आपके पास में आता है तो आपका बुखार चेक कर लेंगे, ठीक है, उसके सामने से देख लेंगे क्या दिक्कत है उसको। जो चीजें आपको देखकर नजर आ रही है वो क्या है, डायग्नोस्ड केसेस है, जो आप डायग्नोस कर सकते हैं। ऐसी चीजें जिसकी पेन हो रहा है, उसको अंदरूनी कोई बीमारी है वो पता नहीं चल रही है आपको, तो अंदरूनी बीमारी भी किस प्रकार की है, जैसे कि बर्फ का पहाड़ आपको पानी के नीचे कितना है वो दिखता नहीं है, इसी प्रकार अनडायग्नोस्ड केसेस, जो डायग्नोस नहीं किए गए हैं वो केसेस, वो भी आपको नजर नहीं आते हैं। तो वो कौन से होते हैं, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग टिप वाले होते हैं, सबमर्ज्ड पोर्शन वाले होते हैं। तो हाईएस्ट फ्लोटिंग टिप यानी कि सबसे ज्यादा जो नजर आने वाली बीमारी है, जिसको आप देख के बता सकते हैं भाई इसको ये बीमारी, वो कौन सी है, वो पूछा जा रहा है। तो वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट PEM, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब वो क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आपने देखा है कि व्यक्ति जो है, बच्चा जो भी है वो बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन की एनर्जी की कमी हो जाती है, कैलोरी कमी हो जाती है। इसके अंदर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसको, एक होता है क्वाशरकोर और होता है मारास्मस, जो हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर ही, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है आइसबर्ग फिनोमिना से, मतलब कि रिप्रेजेंट किया जाता है आइसबर्ग फिनोमिना से, क्योंकि इनके सिम्टम हमेशा नजर आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके रेबीज, भाई रेबीज है, कुत्ते ने काट लिया, सिम्टम नजर आ रहे हैं उसकी, टिटनस, उसके सिम्टम नजर आते हैं एक तय वक्त के बाद। तीसरा होता है मीजल्स, कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है इसमें, और रूबेला, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, ये पढ़ा होगा। ये सब चीजें जो है ना, इनको आइसबर्ग फिनोमेना के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिम्टोमेटिक पैटर्न जो है ना इसके अंदर, ये अलग अलग होते हैं, पैटर्न अलग अलग होते हैं। रेबीज, टिटनस, मीजल, रूबेला आपको एकदम से सिम्टम नजर नहीं आएंगे इसके, ये जो है आपको एक समय के बाद में नजर आएंगे, इसलिए इन बीमारियों को आइसबर्ग फिनोमेना के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, डिसीज साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि डिसीज साइकिल क्या है, किस प्रकार से डिजीज बढ़ती है और समय के साथ में बीमारी खत्म होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,
जय हिंद, जय भारत।